तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इकोनॉमिक्स का जो जटिल मुद्दे होते हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सबको पता था कि हमारा जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, स्पेशली अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो बैंकिंग वालों के लिए तो ये टॉपिक क्या रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो अब तक हम इसका पार्ट ए पढ़ चुके थे। पार्ट ए में हमने क्या किया था, बेसिक पढ़ लिए थे। बेसिक क्या, जैसे कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, सबसे ज़्यादा मेन तो पढ़ा था डेफिनेशन क्या होती है इसकी। फिर हमने जो असेट होते हैं उसके कई सारे अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, सब स्टैंडर्ड होता है, और इसके बाद में स्पेशल मेंशन अकाउंट वगैरह। तो इनके टाइप पढ़े थे हमने, बेसिकली असेट के टाइप पढ़े थे हमने। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो एनपीए से क्या नुकसान हो सकता है देश को, बैंकिंग को, इकोनॉमी को। तो एनपीए के लॉस क्या क्या है। और अब आज के दोस्तों पार्ट बी में हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार हो चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, दोनों ने अपने अपने लेवल पे क्या किए हैं, कुछ प्रयास किए गए, एफर्ट किए हैं ताकि वो बैंकों में एनपीए को कंट्रोल कर सके। तो इसी एफर्ट्स को हम पहुंचेंगे। अभी तक क्या क्या किया, कई सारे स्कीम लॉन्च की गई है, कई सारे कानून तक बनाए गए हैं। लेटेस्ट में जैसे आप लोगों ने नाम सुना हो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 में बनाया। अभी लेटेस्ट बजट में 2021-22 के में एक बेड बैंक करके बनाया गया था। बेड बैंक नाम सुना होगा आपने। तो बेड बैंक क्या है, इन सबके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी, फिर हमने एसेट के टाइप पढ़े, फिर हमने एनपीए की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये सब पढ़ लिया था। सब स्टैंडर्ड अकाउंट किसको कहते हैं, डाउटफुल किसको कहते हैं, लॉस्ट किसको कहते हैं, और भी सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। फिर एनपीए प्रोविजनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने ग्रॉस एनपीए वर्सेज नेट एनपीए के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसके बारे में भी हमने अब तक पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एसएमए ये 3 होते थे, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, ये सब के बारे में हमने अब तक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या था, कई सारे रीजन थे। अब इस पर आज इन तक क्या क्या प्रभाव, क्या क्या प्रयास किए गए आज इन तक के, स्पेशली बेसिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी 1990s के बाद में। 1990s के दशक में हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन किया, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे ना मनमोहन सिंह जी, आर्थिक सुधार किए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को लोन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो फिर उससे क्या हुआ, एनपीए बढ़ने की समस्या भी बढ़ी। नहीं तो उससे पहले बैंक बहुत कम लोन दिया करते थे, ज़्यादातर जो उधार है ना वो भारत सरकार को दिया करते थे जी-सेग में। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। तो उस जमाने में 40-50% तक भी एसएलआर हुआ करती थी, मतलब गवर्नमेंट बैंकों का अधिकांश पैसा तो सरकार को उधार देने में निकल जाया करता था, इसलिए एनपीए की समस्या इतनी नहीं आती थी। तो क्या क्या रिफॉर्म किए दोस्तों, सबसे पहले किए गए एक कंसेप्ट लेके आएंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसका फुल फॉर्म ही याद रखना हमको, डीआरटी कहते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे बैंक है, बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, लोन के बदले में कुछ ना कुछ एक कोलेटर गिरवी रखा होगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं ना, उसको कोलेटर कहते हैं। बैंक में, बैंक जब लोन देता है तो कुछ गिरवी रखा था, उसको कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब ये सब करो, डिफॉल्ट हो गया, एनपीए हो गया ये अकाउंट। अब बैंक क्या कर सकता है, बैंक हर साल इस कोलेटर को सेल कर सकता है। तो पुराने जमाने में क्या है, कोलेटर को सेल करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए रहती थी, कोर्ट कचहरी का काम रहता था, कोर्ट में जाओ। अब बाद में आप जानते हो कोर्ट का सिस्टम, पहले कोर्ट में 3-4 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये नया संकट पैदा हो गया। और बैंकिंग के इतने सारे केस जाएंगे वहां पे, तो और न्यायपालिका का बोझ बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो छोड़ो, एक अलग से क्या करो, एक संस्था बना दो ट्रिब्यूनल करके, डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब जितने भी केस है ना बैंकिंग में लोन के संबंध में, ये कहाँ कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, एनपीए के केस डीआरटी में जाएंगे। तो अलग से एक स्पेशल डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाया, जिसका उद्देश्य यही था कि जो बैंकों ने कर्ज दिया है ना उसकी वसूली के लिए। देखो नाम से स्पष्ट है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ऐसे ट्रिब्यूनल की शुरुआत भारत में 1993 में कानून बना के की गई थी, एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने। उस एक्ट के माध्यम से भारत के कई शहरों में, जैसे लगभग हर देश की, हर राज्य की राजधानी में, कैपिटल में तो बनाए गए थे इनके बेंचेज, तो वहां पर कोई भी जा सकता है, ठीक है बात यहाँ तक। तो ये डीआरटी तो अभी भी चल रहे हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अभी तक भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, 1993 में इनकी स्थापना की गई थी। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, इसे ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, एनपीए रिकवरी, ठीक है।
गवर्नड बाय द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये 1993 में एक्ट पास किया गया था, RODP FI एक्ट 1993, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इतना याद करने की जरूरत नहीं, पर मोटा मोटी हम समझ लो कि DRT की स्थापना की गई। ठीक है बात, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं कि एक और चीज की स्थापना की गई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को RBI ने लाइसेंस दिया और इनकी स्थापना की गई। ये क्या चीज है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा क्या? सिबिल का नाम किसने नहीं सुना? सबने सुना होगा। बैंक में लोन लेने जाते सबसे पहले पूछते हैं सिबिल स्कोर बताओ भाई। तो सिबिल स्कोर कैसे बताएगा वो? सिबिल स्कोर बताने के लिए फिर उसमें एक कंपनी है, हम उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। बेसिकली सिबिल एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। तो अब समस्या सुनो, हर शहर में सैकड़ों बैंक होते हैं, सैकड़ों नहीं तो 10-20 तो बैंक होते ही हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर में कितने बैंक है? स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, कई प्रकार के प्राइवेट, SBI, HDFC सब बैंक है। सपोज करो ये बैंक ए है, इसने किसी को लोन दिया, ठीक है, इसने X को लोन दिया, अब ये NPA हो गया। लेकिन इसका A को जो लोन दिया वो X को ये NPA हो गया, लेकिन इसकी खबर बैंक B को नहीं है। बैंक B को कैसे पता चलेगा कि X ने इसका बैंक पैसा खा गया? अब ये X क्या करेगा, इस B के पास जाके लोन ले लेगा, ठीक है, फिर यहाँ NPA कर देगा, ये फिर C के पास चल जाएगा। तो ऐसा क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लिसिटी हो जाती है। एक ही आदमी कई बैंकों से लोन ले रहा है, एक बैंक का पैसा खा गया तो पता ही नहीं है दूसरे बैंकों की क्या चल रहा है। तो अब इस समस्या को दूर कैसे करें? तो इस समस्या को दूर ऐसे करें कि जैसे A ने कोई को लोन दिया, B ने बैंक ने कोई को लोन दिया, C बैंक ने कोई को लोन दिया, D ने, सारे जितने भी बैंक है ना सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। इस सब ने क्या किया, एक एजेंसी के साथ अपना डेटा शेयर करेंगे। क्या करेंगे? डेटा। जैसे कि ये एक प्राइवेट कंपनी या कोई भी एक संस्था हो सकती है जिसको कंसेप्ट दिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो ये संस्था क्या होगी, ये संस्था के पास जितना भी लोन दिया ना सारे बैंकों ने, वो सब क्या करेंगे, इस CIC के पास डेटा है। अब सपोज करो ये X ने क्या किया, ये X ने D से लोन, इस बैंक से लोन ले लिया था, अभी NPA हो गया, तो ये NPA की सूचना कहां जाएगी, CIC के पास तुरंत चल जाएगी। अभी ये क्या करेगा, X ये D के पास जाएगा लोन लेने, तो ये D क्या करेगा, CIC में इसका डेटा चेक करेगा। डेटा चेक करते तुरंत पता चल जाएगा, अरे उसने तो इतना लोन ले रखा है, इसका तो NPA हो रखा है, तो फिर ये बैंक इसको लोन नहीं देगा। तो जो ये मध्यवर्ती का काम करता है, जो अपने पास जितने भी क्रेडिट के जो लोन दे रखे हैं उनकी सूचना रखता है, ऐसी कंपनियां बनाई थी, इसको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। भारत में बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले सिबिल की। सिबिल एक कंपनी थी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। बेसिकली RBI ने बनवाया था। ये क्या किया था, RBI ने क्या किया, ये RBI ने प्रयास किया इसमें सारे बैंक ले लो, जितने भी, जैसे एक बैंक है, B बैंक है, सरकारी प्राइवेट सब बैंक ले लिए। कुछ NBFC जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है लोन देती है, जैसे कि HDFC थी, बजाज फाइनेंस, ऐसा सारे जितनी भी संस्थाएं थी ना सबको क्या किया, लोन लेके इन्होंने सबने मिलकर एक नई संस्था बनाई सिबिल, और सारा डेटा इसके पास शेयर कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये कोई आदमी लोन लेने जाएगा तो सबसे पहले पूछेंगे उसका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर क्या है, अगर इसने कहीं डिफॉल्ट कर रखा है, कुछ बदमाशी कर रखी है, तो सिबिल स्कोर कम हो जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम लोन चुका रहे हो, जैसे आपने लोन लिया, टाइम टू टाइम लोन चुका रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़िया रहता है, क्योंकि इसके पास पूरा डेटा है कि इस आदमी ने इस बैंक से लोन लिया, इसने टाइम टू टाइम चुका रहा है, तो उसका सिबिल स्कोर बढ़िया देंगे। B है, कोई मान लो किसी गारंटी ले ली और उसने नहीं दिया लोन, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, उसके भी लेवल रहते हैं सिबिल स्कोर के भी। तो ये क्या करेगा, सिबिल स्कोर सबसे पहले, अभी आज लोन लेने जाओ सबसे पहले क्या चेक कराते हैं, सिबिल स्कोर चेक कराते हैं। तो सिबिल जो बेसिकली एक कंपनी थी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसकी स्थापना RBI ने कराई थी। बाद में इसको क्या किया, एक प्राइवेट फर्म थी अमेरिका की, उसने इसको परचेज कर लिया। आज के डेट में ये बैंकों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, लेकिन काम इसका यही है अभी भी सिबिल का। तो इनको क्या कहते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कहते हैं। आप बताओ CIC की स्थापना अच्छी करी बुरी करी, तो ये अच्छा काम है। तो इससे क्या होगा, काफी हद तक जो फ्रॉड लोन ले लेते हैं या NPA करके भाग जाते थे, उससे बैंकों को चूना लगा दिया करते थे, उससे बचाव होगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट NPA बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरोवर। बोरोवर की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, पहले एक बोरोवर की सूचना एक बैंक दूसरे को नहीं दिया करता था, लेकिन अब ये CIC दे दी है। अब ऐसी कई सारी थी। सबसे पहले सिबिल की स्थापना हुई थी 2000 में। बाद में इसको एक अमेरिकन कंपनी थी ट्रांस यूनियन, इस ट्रांस यूनियन ने इसको परचेज कर लिया, इसलिए आज इसका नाम आज इसका नाम क्या है, ट्रांस यूनियन सिबिल है। इस संस्था का नाम क्या है, ट्रांस यूनियन सिबिल है। तो अगर ये पूछो सिबिल क्या चीज है, तो ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। इसके बाद और कई सारी ये
एक्वाफर है, इक्विफेक्स है, ऐसे 3-4 है ना, इनको लाइसेंस दे रखा है। अब मोटा मोटी हमको क्या करना है, सिविल का ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान रखना। और ये क्या थी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी थी, CIC की स्थापना RBI ने प्रमोट किया देश में। यहां तक ठीक है बात। हम अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, ARC। इसकी भी स्थापना देश में की गई, इसको भी प्रमोट किया गया। अब ये क्या होती है, ये कुछ नहीं, वो भाड़े पे लेते ना, ठेके पे लोन ले लेते हैं वो वाले हैं। गांव में नहीं होता क्या, सपोज करो ये आदमी ने क्या किया, ये बी को 1 लाख को लोन दिया, ठीक है, 1 लाख का लोन दे दिया। अबे बी इसको वापस नहीं कर रहा, तो ये एक कोई दादा के पास जाएगा, कोई दादा नहीं होता क्या, बाहुबली टाइप का, ये दादा सपोज करो सी, ये दादा कि यार मेरा लोन इसके 1 लाख रुपए है, एक काम कर 60,000 मुझे भेज दे, ठीक है। 60,000 रुपये में क्या किया, सी ने इसको ऐसे खरीद लिया, इसको एक को 60,000 रुपये दे दिया, ये फ्री है। अब सी इस सब क्या करेगा, ये तो दादा है, तो इसको है ना उठा के ले आएगा, उठा के लाओ पैसा दे भाई, तो इससे 1 लाख रुपये वसूलेगा, तो इसका ये फायदा हो जाएगा। तो ऐसा ही ये ARC कंपनी होती है, ये भी क्या करती है, ठेके पे ले लेती है। ये भी क्या करती है, ठेके पे लोन को उठाती है। कैसे उठाती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे कि ये सपोज करो ये बैंक है, ये बैंक का कई सारा लोन है, सपोज करो इसका 1,000 करोड़ NPA है। अब ये रोज रोज प्रयास कर रहा है, इसका और जो मेन काम था वो तो छूट गया, लेकिन ये NPA रिकवरी में ही कर पा रहा है, लेकिन वो भी नहीं, उससे नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि बैंक तो नियम कायदों में बने हुए हैं, RBI के जो रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं वो सब इसको फॉलो करना पड़ता है, कोई दादागिरी नहीं कर सकता। तो बैंक ने क्या किया, फिर क्या किया, एक अलग से RBI ने क्या किया, ARC को लाइसेंस दिया RBI ने, ठीक है, ये ARC आप खोल लो। तो कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने ARC खोल ली। अब ये 1,000 करोड़ रुपया करेगा सब, इन दोनों के बीच आपसी सहमति है, कितना भी परचेज कर सकते हैं, 400 करोड़ में, 500 करोड़ में, 600 करोड़ में परचेज कर लिया, तो बस बैंक का आपको ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है NPA में, बैंक को अपना 600 करोड़ में मिल गया, बाकी ARC जाने उसका काम जाने। तो ये कंसेप्ट कहलाता है ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये कंपनी फिर बाद में क्या करती है, ये 600 करोड़ को कैसे भी कर सकती है भाई, इसका कोलेटर भी तो होगा ना, तो ये कोलेटर को बेचे, प्लांट होगा उसको बेच सकती है, और दादागिरी से जैसे भी इसका वो इनका है, पर नहीं, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता दोस्तों, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे, RBI से। पर भारत में ये ARC का मॉडल ज्यादा सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि समझो बात को, बैंकों का खूब सारा NPA है, अब इतना NPA खरीदने के लिए ARC के पास पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन भारत में जितने भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना, उनके पास इतना कैश ही नहीं था, पैसा नहीं था, तो वो कहां से खरीदेगी इसको, बैंकों के NPA को। इसलिए भारत में जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मॉडल ज्यादा विशेषकर सफल नहीं रहा। उसका रीजन था इनका जो अंडर कैपिटलाइजेशन, जो ARC था, इनके पास पूंजी का अभाव था, ठीक है। ARC कंसेप्ट हो गया, RBI लाइसेंस देती है, और काय के तहत देती है, सरपाइसी एक्ट के तहत देती है। इसको बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सरपाइसी एक्ट 2002 में पार्लियामेंट ने पास किया था। तो फोर्थ जो रिफॉर्म किया वो था, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, सरपाइसी एक्ट। क्यों लेके आया इसको, मैं इसकी पूरी राम कहानी बता देता हूं, ठीक है। ये वही बैंक, ये बैंक है, ये बोरोवर है, सपोज करो इसने 100 करोड़ रुपए लिए थे, प्लांट वगैरह बनाया, इसने कोई बिजनेसमैन था, तो ये प्लांट वगैरह सब कहाँ, किसके पास रहते हैं, कोलेटर गिरवी रखते हैं, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट कर गया, तो अब तक क्या नियम था, कोर्ट के जरिए में जाओ, तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है भाई। जब आपने अपना जो लोन लेके लिया था तब ये गिरवी रखा था, अब लोन नहीं दे रहे तो क्या करो, बैंक बिना कोर्ट के, विदाउट DRT सीधा क्या करो, नोटिस दो और सेल कर दो, बस नोटिस देकर सेल कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे कोर्ट कचहरी, वकील का चक्कर सब कुछ खत्म हो गया, और क्या होगा, लोन की जो रिकवरी थी बैंक की वो करना आसान हो जाएगी। ये कंसेप्ट कहलाता है सरपाइसी एक्ट 2002 का। आप फुल फॉर्म, सबसे पहले तो इसकी लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। कई एग्जामों में, बैंक के एग्जामों में सीधा इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म जबानी ओरली याद होनी चाहिए, रख लो इसको। जो सरपाइसी एक्ट की फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 में इसको पार्लियामेंट ने पास किया था। बैंक जो या एनबीएफसी को इसको पावर होती है। कई एनबीएफसी लोन देते हैं, आपको पता होगा। कार लोन नहीं देते क्या, बजाज फाइनेंस वाले देते ना, तो फिर बस वो एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस कोई बैंक है क्या, लेकिन जब हम कार लेने जाते हैं लोन,
तो बजाज फाइनेंस वाले हमको लोन देते हैं, तो बस वो लोन देते हैं, तो फिर उसको भी यही पावर दे रखी है, वो क्या कर रखे हैं, जो भी प्रॉपर्टी एसेट का उसको क्या करो, नीलामी कर दो, सीधा सीधा ऑप्शन कर दो, कोई कोर्ट कचहरी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं, केवल नोटिस दो, एक 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, बाकी बेच दो। पर केवल सिक्योर्ड लोन पे लागू है, सिक्योर्ड लोन पे क्यों नहीं? सिक्योर्ड लोन का मतलब लोन 2 तरह के होते हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन होता है जब बैंक ने इसको क्या, एक्स को लोन दिया, बदले में इसने कुछ कागज गिरवी रखे, कुछ चीज गिरवी रखी, जैसे मेरे पास प्लॉट है 50 लाख का, मैंने उसको गिरवी रख के 40 लाख का लोन ले लिया, या मेरे पास सोना था 10 लाख का, तो मैंने उसको गिरवी रख के लोन ले लिया। अब मैं नहीं चुकाऊंगा गोल्ड लोन तो कोई बात नहीं, मेरा सोना बेच देंगे। तो ये इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। और इसको कहते हैं, एक होता है अनसिक्योर्ड, जब बैंक ने लोन दे दिया, जैसे एजुकेशन लोन है, लोन दिया और कुछ भी गिरवी नहीं रखा, जैसे एजुकेशन लोन सिंपल है, आपको लोन दिया, आप पढ़ लिए, नौकरी नहीं लगे, तो बैंक क्या करेगा, कुछ गिरवी थोड़ा रखा कि आपकी डिग्री वो बेच देगा, नहीं बेचेगा ना, तो कुछ भी गिरवी नहीं रखा, तो उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो ये सरप्राइज एक्ट केवल किस पे लागू होगा, क्यों? सिक्योर्ड लोन पे लागू होगा। क्यों? इसमें क्या कर रहे हैं, सरप्राइज एक्ट के तहत जो गिरवी रखा उसको तो बेच रहे हैं ना, तो जब गिरवी नहीं रखा तो उसको क्या बेचोगे? तो ये केवल सिक्योर्ड लोन पे लागू होता है, जहां पे कुछ ना कुछ कोलेटरल डिपोजिट किया था, कोलेटरल डिपोजिट कराया था, उसी पर यह लागू होता है सरप्राइज एक्ट। एग्रीकल्चर लोन पे लागू नहीं होता। इसलिए देखो आजकल एग्रीकल्चर लोन पे क्या होता है, किसानों की जमीन को नीलामी बंद कर दी आजकल, लगभग कहीं भी आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर बैंक किसानों की लोन, जो एग्रीकल्चर पे लोन लेते हैं ना, उसको एग्रीकल्चर को ऑक्शन नहीं करते, नीलाम नहीं करते, क्योंकि ये सरप्राइज एक्ट भी सामान्यतः एग्रीकल्चर लोन पर लागू नहीं होता। ये 3-4 बातें हैं इसमें, 2002 में लागू हुआ, फुल फॉर्म है, बैंक और NBFC भी इसका लाभ ले सकते हैं, केवल सिक्योर्ड लोन पर लागू होता है, और एग्रीकल्चर लोन इसके अंडर में नहीं आते। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक होता है दोस्तों SDR, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। देखो एक चीज आप लोगों के दिमाग में बिठा लो, NPA तो होता है, ये तो बैंकों का जो बैंकिंग का नेचर है, उसकी NPA तो होना है। आप भी अगर सबको देख के पैसा उधार दोगे, तो आपका कोई एक जानकार तो ऐसा होगा जो पैसा खाएगा, ये तो पक्का है, दुनिया में कोई नहीं रोक पाया। तो बैंकों का जो NPA है ना, ज्यादातर जैसे कि बैंक कई तरह के लोन देते हैं, जैसे रिटेल लोन हो गया, रिटेल लोन जैसे छोटे आदमी को बाइक के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, खुद आम आदमी लेता है 2 लाख का 5 लाख का लोन। एक हो सकता है एग्रीकल्चर लोन हो, एग्रीकल्चर लोन खेती के काम के लिए। एक जो सबसे मेन होता है वो बैंक को होता है कॉर्पोरेट लोन, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, माल्या टाइप को, अडानी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, ऐसे बड़े बड़े लोन देते हैं, इसको कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। सबसे ज्यादा NPA यही होता है, क्यों? बिजनेस फेल हो जाते हैं। भाई आपने क्या किया, आपने लोन लेके स्टील का प्लांट डाला, उसी टाइम चाइना से सस्ता स्टील आने लग गया, तो अब आपका तो प्लांट चलेगा नहीं ना। तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पर NPA होते हैं। एक साथ 5000 करोड़ का अमाउंट का NPA हो गया, 10,000 करोड़ का अमाउंट NPA हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में बैंक NPA की रिकवरी कैसे करेगा? एक कॉर्पोरेट लोन लिया, सपोज करो लोन लेके क्या किया, इसने लोन लिया था 5000 करोड़ का लोन ले लिया, अभी NPA कर गया, तो अब क्या करोगे? तो इसका कई सारे, मैंने बताया ना, NPA के करने के कई तरीके थे। ये जितने भी हथियार है, बैंक जिसको चाहे हथियार इस्तेमाल कर सकता है। जैसे युद्ध में लड़ने के लिए कई हथियार होते हैं, चाकू भी होती है, तलवार भी होता है, बंदूक भी होती है, तोप भी होती है, सब होता है भारतीय सेना के पास, लेकिन जहां जैसी जरूरत होती है वहां उसका वैसा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये सब पावर दे रखी है बैंकों को लोन रिकवरी के लिए। तो बैंक को जहां जैसी जरूरत लगती है, जहां जैसा वो होता है ना, जैसा देश वैसा बेस, वैसा हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये SDR स्कीम बेसिकली कहती है कि ठीक है, कर्ज तो कोई इसका है, तो इस कर्ज को क्या करो, समझ लो 5000 करोड़ का इसका कर्ज लिया था इसने, तो इस कर्ज को क्या करो, डेट को शेयर में बदल दो, शेयर में बदल दो। ये डेट को क्या करेंगे, इक्विटी में बदल देंगे, इक्विटी में बदल देंगे, मतलब समझ लो 5000 करोड़ का था, ये पूरी कंपनी की वैल्यू थी 10,000 करोड़ रुपए, तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्विटी में बदल देंगे, मतलब बैंक 50% शेयर का मालिक हो जाएगा। अब इस शेयर को क्या करेंगे, शेयर मार्केट में शेयर कर देंगे। आप सब लोग जानते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे डेली शेयर सेल और परचेज किए जाते हैं, बेचता भी खरीदते हुए। तो ये बैंक क्या करेगा, डेट को सबसे पहले शेयर में इक्विटी में चेंज करेगा, फिर इक्विटी को शेयर मार्केट में बेच देगा। ये कहलाती है स्कीम SDR, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। समझ गए बात यहाँ को? पर आप लोग ये समझो, ये सब स्कीमें लाई है, पर एक बार बताओ, जो कंपनी डूब रखी है, जिसके दिवाला हो रखा है, NPA हो रखा, उसके शेयर को कोई खरीदेगा क्या? कोई मूर्ख होगा जब खरीदेगा। इसलिए ये योजनाएं सफल नहीं थी कोई भी, ये ठीक है प्रयास किया, लेकिन ये योजनाएं ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि फेल कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा शेयर मार्केट में? आपसे पूछो कोई कंपनी डूब रही है और विजय माल्या की कंपनी के जाके शेयर खरीदो शेयर मार्केट में, तो कोई
कोड़े के दाम पे नहीं खरीदता। ऐसा होता है कई बार, शेयर है ना 5-5 रुपए में बिकते हैं। 500 रुपए का शेयर रिलायंस कंपनी थी उसकी, अनिल अंबानी की, रिलायंस पावर, मुझे याद है 600 रुपए का आईपीओ आया था। बाद में जब वो अनिल अंबानी दिवालिया होने का घर पाया तो उसको 6 रुपए में भी किसी ने नहीं खरीदा, इतना कम वैल्यू में भी। क्यों? जब कंपनी डूब रही है तो उसका 6 रुपए भी डूबेगा वो तो इसलिए कोई नहीं खरीदता। तो ये कहीं ना कहीं कम सक्सेसफुल रही है, अनसक्सेसफुल रही है। कॉर्पोरेट की डेट को क्या करते हैं, इक्विटी शेयर में परिवर्तित करके सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल नहीं भी करो तो अब बैंक सब उसको 60% मालिक बन गया, तो बैंक इस कंपनी को रन कर सकता है। अब मेजोरिटी किसके पास में, वो कंपनी की, उस कंपनी की मेजोरिटी बैंक के पास में, बैंक उसका मालिक बन गया। पर ठीक है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। ऐसे एक दोस्तों एक था 525 रूल। 525 रूल करके एक स्कीम लेके आए थे। बेसिकली ये बड़े प्रोजेक्ट के लेके आए थे। जैसे मान लो कोई, क्या करो, वही बैंक, ये एक कोई कंपनी जीएमआर है, ठीक है, इसने इससे 1000 करोड़ का लोन लिया और क्या किया, एक एयरपोर्ट बना दिया। ठीक है, आदरापुर ढांचे में इसने निवेश कर दिया। इसको उम्मीद थी क्या, एयरपोर्ट से पैसा रिकवर होएगा, मैं वापस चुका दूंगा बैंक का, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पा रहा, रिकवर नहीं हो पाया। इतने आदमी नहीं आ रहे जितने पर्यटक आने चाहिए थे या जितने यात्री आने चाहिए थे। तो अब ये इसको पैसे को कैसे चुकाएगा, नहीं चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा इसको। तो ये अकाउंट एनपीए होना ही होना है। तो गवर्नमेंट, तो बैंक कहेगा कि भाई ठीक है तुम नहीं चुका पा रहे, सपोज करो ये 10 साल के लिए लोन था, तो एक काम करो, इसको क्या करेंगे हम, लोन टेन्योर बढ़ा देंगे, 10 से बढ़े 25 साल में चुकाओ, ताकि तुम्हारी किस्त कम हो जाएगी। किस्त कम हो जाएगी, तुम कम यात्रियों से भी कम कमाई हो रही, उससे भी किस्त भर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे जो 10 साल जो टेन्योर था, इसका टेन्योर था 10 साल या 15 साल था, उसको हम 25 साल बढ़ा के कर देंगे। और क्या करेंगे, सपोज करो तुमको लगता है कि ब्याज बहुत महंगा पड़ रहा है, हम तो इतना ब्याज में नहीं चुका पा रहा, तो हर 5 साल में क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट का रिव्यू करेंगे, इंटरेस्ट रिव्यू करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी स्थिति नहीं होगी तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये स्कीम कहलाती है, नाम इसका क्या है, 525 रूल। 525 स्कीम सिंपल कहती है भाई जो लोन का टेन्योर है हम उसको बढ़ा के कितना तक कर देंगे, 25 साल तक कर सकते हैं। और हर 5 साल में क्या करेंगे, इंटरेस्ट को रिव्यू करेंगे, ताकि आपको सुविधा रहे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2014 में आरबीआई स्कीम लेके आए, जितनी भी स्कीम है ना बेसिकली आरबीआई लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जो एनपीए है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, का रेगुलेटर कौन है, तो आरबीआई है, तो आरबीआई देखेगा ये। तो रीफाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई लंबा टाइम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जैसे कोई रोड बनाया, अब वो कंपनी चुका नहीं पा रही, कोई रीजन होगा, या उतना जितना उम्मीद थी टोल उतना टोल नहीं आ पा रहा, तो क्या करो, 5 साल में इंटरेस्ट में चेंज करो, 25 साल तक लोन टेन्योर बढ़ा सकते हैं। 15 साल के लिए लिया था लोन, उसको बढ़ा के कर दो 25 ईयर तक बढ़ा सकते हैं, 20 कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। एक था दोस्तों ज्वाइंट लेंडर्स फोरम, ये भी 2014 में लेके आए थे। ज्वाइंट लेंडर्स फोरम, देखो ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सपोज करो ये एमआरएफ है या कोई बड़ी कंपनी है, दिलीप बिल्डकॉन है, दिलीप बिल्डकॉन है, इसने सपोज करो कोई 1000 करोड़ का रोड का टेंडर ले लिया, 1000 करोड़ का रोड का टेंडर ले लिया। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, कई बार जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो एक बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये क्या करते हैं, कई सारे बैंक इससे लोन ले लेते हैं, ए बी सी, कि ठीक है थोड़ा तुम दो, 500 करोड़ तुमने दिया, 300 करोड़ इस बी ने दिया, 200 करोड़ सी ने दिया, ऐसे करके छोटे छोटे लेकर 4, 5, 8, 10 बैंक मिलकर लोन देते हैं। जैसे किंगफिशर के केस में भी यही था, माल्या को एक बैंक ने लोन नहीं दिया, कई सारे बैंकों ने मिलकर लोन करते हैं बड़े अमाउंट के फाइनेंस को, ताकि किसी भी एक बैंक पे लोड नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन ये अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया। तो अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए, जहां पर कई सारे लेंडर्स शामिल है, तो आरबीआई ने 2014 में ये जेएलएफ की गाइडलाइन जारी करी, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम की, कि अगर कहीं पे लोन की मात्रा 100 करोड़ से ज्यादा हो, 100 करोड़ से ज्यादा का लोन हो, और क्या हो, 100 करोड़ से ज्यादा लोन हो और कई सारे उसमें क्या हो लेंडर्स शामिल हो, तो फिर क्या करो, इन लेंडर्स का एक कमेटी टाइप बनाया जाए, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम। ये ज्वाइंट लेंडर्स फोरम मिलके इलाज करेगा, कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेगा। मतलब अकेला एक बैंक नहीं, भाई ये बैंक एनपीए वसूली का प्रयास करेगा, बी अलग करेगा, नहीं, ये सब बैंक मिलके क्या कराओ, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम बनाओ, एक कमेटी टाइप बनाओ सारे मिलके, फिर उसको क्या करो, उसको कोई प्रपोजल लेके आओ, जो भी प्रस्ताव होगा उसका एनपीए रिकवरी का वो प्रयास मिलके करेंगे। ये कहलाता है ज्वाइंट लेंडर्स फोरम। 100 करोड़ से अधिक के लोन के स्टेट एसेट में बदलने पर ज्वाइंट लेंडर्स फोरम का गठन होता है। अब इसमें अब सपोज करो
ये ए बैंक ने भी लोन दिया था, बी ने भी दिया था, सी ने भी दिया था। अब मान लो अब इन्होंने मिलकर बना लिया क्या, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम बना लिया। अब ये ज्वाइंट लेंडर्स फोरम डिसाइड करेगा कि भाई क्या डिसीजन लेना है। तो ये निर्णय कैसे करेगा, ए हो सकता है ए बैंक की अलग स्ट्रेटेजी हो, बी की अलग हो। तो यहां पर दोस्तों मेजोरिटी से डिसीजन होता है, मेजोरिटी से डिसीजन होगा। 60% ऑफ क्रेडिट बाय वैल्यू, 50% क्रेडिट बाय नंबर। मतलब जितने भी, जैसे सपोज को 10 बैंक शामिल तो उधार में, तो कम से कम 5 बैंक उसको सपोर्ट करना चाहिए। 50% इनकी संख्या है ना, उसका 50% लोग कम से कम संस्थाएं शामिल उसको क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। और कम से कम जो वैल्यू है, सपोज को 1000 करोड़ लोन लिया था, तो जिन बैंकों ने मिलकर 600 करोड़ का लोन दिया ना, कम से कम वो एग्री करने चाहिए। ऐसे 2 एग्री होंगे तब जाके कोई प्लान बन पाएगा, तब जाके कोई प्लान बन पाएगा, उसके बिना नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइंट लेंडर फोरम में मेजोरिटी से डिसीजन करना पड़ेगा। तो जेएलएम में भी ऐसा कोई कंसेप्ट ठीक है, ये 50-60% आप याद नहीं रखो तब भी अपना काम हो जाएगा। मोटा मोटी याद रखना कि 100 करोड़ से ज्यादा के लोन के लिए जेएलएफ का गठन किया जाता है। अब एक था S4A स्कीम। कौन सी स्कीम, S4A। देखो इससे पहले हमने SDR पढ़ी थी। SDR स्कीम में क्या था, इस ए ने क्या किया था, सपोज करो 1000 करोड़ का लोन लिया था, वो एनपीओ का था। तो बैंकों ने क्या किया था, इस 1000 करोड़ की जो अमाउंट था इसको क्या कर दिया था बताओ, इसको इक्विटी में चेंज कर दिया था। इक्विटी में चेंज कर दिया था, मतलब उतना परसेंटेज, जितना भी अमाउंट थी उतना परसेंटेज का मालिक बैंक बन गए थे, शेयर होल्डर बन गए थे, शेयर खरीद लेते एक तरह से। ठीक है, ये शेयर बेचे, मर्जी पड़े जो उनका कम करे। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे ये ए है, इसके पास लोन है, इस पर एनपीए 1000 करोड़ का। अब इसमें से क्या होता है, जो इस S4A स्कीम में कहते हैं कि भाई ठीक है, जरूर थोड़ी कि 1000 करोड़ का एनपीए तो 1000 करोड़ ही नहीं चुका पा रहा, हो सकता है कि 200 करोड़ चुका पा रहा हो। तो इसमें क्या गया, लोन को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ऐसा लोन जो सस्टेनेबल है, जो चुका सकता है, वो सस्टेनेबल है, चुका सकता है। समझ लो 200 करोड़ का लोन ये चुका सकता है। एक इस लोन को बांटो जिसको वो चुका नहीं पा रहा, तो समझ लो 800 करोड़ है, तो इस जो चुका पा रहा है उससे तो चुक लो, ले लो। जो बाकी अनसस्टेनेबल डेट है ना, इसको बदलो इक्विटी में। इसको क्या करो, इक्विटी में बदल के शेयर खरीद लो, शेयर ले लो, फिर उसको बेचो, करो जो करो। तो S4A SDR से एक स्टेप बढ़ के है, इसने लोन को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक सा लोन जो सस्टेनेबल था, जो चुका सकता था, तो उससे तो ले लिया। बाकी जो बचा अमाउंट है उसको क्या किया, उसको इक्विटी में चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं स्कीम फॉर सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट असेट S4A। डेट को 2 भागों में बांट दिया, सस्टेनेबल डेट, अनसस्टेनेबल डेट। इसको क्या किया, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। आप समझ रहे हो ना अब तक तो, कि मैं ऐसे राम का नहीं गा रहा हूं, ऐसा नहीं गा रहा, ऐसे गा रहा हूं तो ठीक है। एक बैंकों ने बीच में क्या किया था, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था। दोस्तों एक जमाने में ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। अब आज की डेट में मुझे नहीं लगता 2015 की ये न्यूज है, तब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आज की डेट में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं। फिर भी मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, एक शॉर्ट में समझ लो कि देखो 2015 के आसपास बैंकों में एनपीए की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एनपीए के क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस एनपीए को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लेके आई, या भारत सरकार के अंदर दोनों मिलके एक मिशन इंद्रधनुष करके लेके आए, जिसके तहत 7 पॉइंट थे। भाई इंद्रधनुष के कितने कलर, 7। तो 7 बिंदु के आधार पर क्या किया, इसका समाधान करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष 2015 में 7 स्टेप, जो 7 रणनीति थी ना, वो अपनाई। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट में सुधार करो। भाई बैंकों में क्या होता है, जो टॉप ऑफिसर होते हैं, अगर वो ईमानदार नहीं होंगे, वहां पे सही लोगों की भर्ती नहीं होगी, या सही लोग अपॉइंट नहीं होंगे, तो क्या वो बैंक ढंग से चला पाएंगे, क्या तो नहीं चला पाएंगे। तो क्या करो, अपॉइंटमेंट में सुधार करो। तो इसी के बाद क्या किया गया था, कई जगह पर सुधार किया गया। एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाओ, BBB, ताकि बैंकों में सही आदमियों का भर्ती हो सके, सही आदमी को चुनाव हो सके। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों में जो पैसे की कमी होगी तो सरकार पैसा दे, गवर्नमेंट क्या करो, इसमें पैसा लगाओ सरकारी बैंकों में। लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास बैंक में सरकार ने इसको इन्वेस्टमेंट किया था। डिजिटाइजिंग करो, कैसा जो बन रहा उसको कम कंट्रोल करने करो। एम्पावरमेंट करो, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाओ, किसने लोन दिया बैंक ने तो उसको फिर अकाउंटेबल बनाओ। ऐसा कैसे एनपीए हो गया भाई, कुछ रिफॉर्म करके लेके आओ। इतना राम का ने हमको याद करने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी याद रखो। 2015 में एनपीए को कंट्रोल करने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया था। कभी एग्जाम में पूछ ले कि भाई मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे था, तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से था। फिर लेटेस्ट में दिया था कि क्या करो, बिग डेटा एनालिसिस को अपनाने की आवश्यकता है। बिग डेटा
एनालिसिस को। आजकल बाजार में खूब सारे डेटा चल रहे हैं, किसी ने क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है, किसी ने क्या परचेज कर रहा है, क्या शॉपिंग कर रहा है, तो ऐसा जितने भी डेटा है ना उसको एनालिसिस करो, जब जाके लोन दो, जब जाके लोन दो। कई सारे डेटा है मार्केट में, उस सारे डेटा को एनालिसिस करो, बहुत ज्यादा जो डेटा इकट्ठा हो रखे हो, फिर उसके बाद में बैंक को लोन देना चाहिए। एक कंसेप्ट लेके आए CRILC, क्रेडिट रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। CRILC ये क्या कंसेप्ट है दोस्तों? क्या होना, जैसे कि ए बैंक है, इसने लोन दिया, बी बैंक ने लोन दिया, अब ये क्या सी ने लोन दिया, तो ये क्या होते थे, ये एनपीए हो गया। तो अब आरबीआई को पता ही नहीं है कि किसको क्या लोन दे रखा है, तो आरबीआई ने क्या किया, एक रिपोजिटरी बनाई। रिपोजिटरी मतलब एक संस्था टाइप बनाई अलग से। अब इन्होंने कहा कि भाई कि जितना भी आप 5 करोड़ से ज्यादा का लोन दे रहे हो ना, 5 करोड़ से अबव का लोन का डेटा सूचना आरबीआई की रिपोजिटरी को भेजनी पड़ेगी, ताकि आरबीआई को भी पता चले कि भाई इतने बड़े अमाउंट पे लोन दे रहे हैं, तो जो बड़े अकाउंट है ना उनका एनपीए होने की संभावना ज्यादा रहती है, और अगर एनपीए होगा तो ज्यादा नुकसान होगा बैंकिंग को। तो इसलिए ये CRILC का कंसेप्ट लेके आए, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। 5 करोड़ से अबव की सूचना क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई को देनी पड़ेगी, ताकि आरबीआई भी अपने स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग कर सके, उसका ध्यान रख सके। 2014 में कंसेप्ट आया था। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कितनी अमाउंट की इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 5 करोड़ की लिमिट है। 5 करोड़ से अबव की सूचना ही भेजनी पड़ेगी, उससे कम की नहीं भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आईबीसी का, एक बेड बैंक का, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।